नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 6 निर्णय लिए गए। बैठक में बड़ा निर्णय देहरादून में ट्रैफिक सुधार के लिए लिया गया, जिसके तहत अब देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का गठन किया गया है, जो ट्रैफिक सुधार के लिए काम करेगा। इसके अलावा उच्च न्यायालय में अधिष्ठान कार्यालय में 2 पदों का सृजन का भी निर्णय लिया गया है। इन प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मोहर। उच्च न्यायालय में अधिष्ठान कार्यालय में 2 पदों का सृजन, वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और आशुलिपिक पदों को सृजन। वेस्ट नगर जिले में 9.918 हेक्टेयर भूमि जिला विकास प्राधिकरण को आवंटित। देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए बड़ा निर्णय, देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का गठन करने का फैसला। पशुपालन विभाग के तहत कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी। राज्य के 9 पर्वतीय जिलों के लिए योजना को लाया गया है। 2,25,85,000 सब्सिडी में राशि दी जाएगी। उत्तराखंड सेवा का अधिकार नवम वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने का लिया गया निर्णय। स्वागत है। माननीय मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई, जिसमें कुल 6 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसको मैं बिंदुवार आपको बता देता हूँ। महाधिवक्ता कार्यालय माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 2 पदों का सृजन किया गया है। एक वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और एक आशुलिपिक का 2 पदों का सृजन जो महाधिवक्ता कार्यालय है माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में, उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। जनपद ऊधम सिंह नगर में फाजलपुर महरौला में प्राधिकरण ने वहाँ पर ज़मीन की मांग कर रखी थी। उसको आज माननीय मंत्रिमंडल ने 9 हेक्टेयर भूमि वर्तमान सर्किल रेट पर प्राधिकरण को हस्तांतरित की है, जिसमें वो अपना कमर्शियल और जो आवासीय परियोजना है उसको ले आएंगे। जी 9.9 हेक्टेयर। देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार है। देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाम से एक स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया गया है। ये एक तरह की कंपनी है जो देहरादून में ई बसों का संचालन करने के लिए अधिकृत होगी और प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत ई बसों के संचालन के साथ साथ वर्तमान नगर बस सेवा का संचालन सुव्यवस्थित और सुगठित तरीके से ये करेगी। देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नामक जो ये फर्म है, उसको गठन करने की आज सहमति माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदान की गई। ये परियोजना जो पशुपालन विभाग की एक स्कीम है, राज्य में पोल्ट्री मीट व अंडों की कमी को दूर करने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, साथ ही साथ पलायन रोकने और प्रोटीन की कमी को दूर करने के उद्देश्य से, चूँकि हमारे पर्वतीय जो जनपद हैं वहाँ पर जो कुक्कुट फीड जाता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट अधिक होती है, तो वहाँ पर जो मुर्गी उत्पादन या मुर्गी पालन जो है अपेक्षाकृत थोड़ा महंगा हो जाता है। उसको सब्सिडाइज करने की जो योजना है उसको माननीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है और 3,000 तक की अगर कोई मुर्गी का पालन करता है तो जो चारा उसके लिए जो फीड खरीदेगा उस पर 10 रुपये की सब्सिडी प्रति किलो मिलेगी। 10 रुपये प्रति किलो। जी। राज्य में विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को जन सामान्य को समयबद्ध रूप से देने के लिए जो राइट टू सर्विस एक्ट है और सेवा का अधिकार जो आयोग बनाया गया है, उसके प्रतिवेदन को माननीय विधानसभा के पटल पर रखने के लिए उसको भी अनुमोदन प्रदान किया गया है। एक न्यायिक अकादमी भोपाल में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के सहयोग से जनपद देहरादून में 12 व 13 अप्रैल को उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें भुगतान या शिथिलीकरण और छूट माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 सितंबर को उत्तराखंड के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का निरीक्षण कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी जाएं और किसी भी प्रकार की कमी न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड आना प्रदेश के लिए गर्व का विषय है और इस दौरे से राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर वक्ता, समाज सुधारक और भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की
जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सचिवालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण स्मरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री रहते हुए देश की एकता, अखंडता और आधुनिक भारत के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। उनके विचार और आदर्श सदैव हमें राष्ट्र सेवा और जन सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। उत्तरकाशी जनपद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नालू पानी के पास पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिरने से यातायात ठप हो गया। बोल्डर गिरने से गंगोत्री धाम जाने और वहां से लौटने वाले वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलते ही बीआरओ की टीम मौके पर पहुंची और पोकलेन मशीनों की मदद से बोल्डरों को हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। मार्ग को जल्द सुचारू करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से मार्ग पर न रुकें और सुरक्षा का ध्यान रखें। उत्तराखंड में बारिश थमने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। राज्य में 203 सड़कें अब भी मलबे के कारण बाधित हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 116 सड़कें पीएमजीएसवाई की हैं, जबकि लोनीवी और राष्ट्रीय राजमार्ग की 86 तथा बीआरओ की सड़क शामिल है। चारधाम यात्रा मार्ग भले ही खोल दिए गए हों, लेकिन गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर कई स्थानों पर खतरा बरकरार है। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन लगातार खतरनाक स्थलों को दुरुस्त करने में जुटा है। इस बीच बारिश रुकने के बाद उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी जिलों में भी उमस लोगों को परेशान कर रही है। राहत कार्य जारी हैं और प्रशासन जल्द स्थिति सामान्य करने का प्रयास कर रहा है। कहां कितने मार्ग बंद? उत्तरकाशी जिले में बारिश के कारण 32 मार्ग बंद हैं। चमोली जिले में भी 32 मार्ग यातायात के लिए बंद है। रुद्रप्रयाग जिले में 27 सड़कें पर बंद है यातायात। पिथौरागढ़ में भी 21 सड़कों पर पूरी तरह से ट्रैफिक बंद है। पौड़ी जिले में 19 मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद है। टिहरी में 22 सड़कों पर बाधित चल रहा है यातायात। देहरादून जिले में 13 मार्ग यातायात के लिए बंद है। अल्मोड़ा में 25 सड़कों पर बाधित चल रहा है यातायात। बागेश्वर में 9 सड़कों पर पूरी तरह से ट्रैफिक बंद है और हरिद्वार 1 और नैनीताल में 2 मार्ग बंद है। देहरादून में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सचिवालय में हुई राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के छात्र छात्राओं को अब अपनी पसंद के विषय चुनने की आज़ादी होगी। उन्हें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट विकल्प के साथ कौशल विकास, भारतीय ज्ञान परंपरा और तकनीकी आधारित विषय पढ़ने का अवसर मिलेगा। डॉक्टर रावत ने कहा कि पाठ्यक्रम में ईवी टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिसिस और आईओटी जैसे आधुनिक विषयों के साथ योग, आयुष, कृषि और वानिकी जैसे पारंपरिक विषय भी शामिल किए जाएंगे। सभी विभागों को नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत पाठ्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया है। खराब मौसम के चलते यात्रा को 5 सितंबर तक रोका गया था, लेकिन 6 सितंबर से पुनः बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग पर अभी भी सड़क संबंधी समस्याएं बनी हुई हैं। छोटी गाड़ियां निकल पा रही हैं, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए मरम्मत कार्य जारी हैं। उम्मीद है कि 15 सितंबर तक सभी मार्ग बहाल हो जाएंगे और हेली सेवाएं भी शुरू हो सकेंगी। मैंने बता तो दिया आपको कि अभी चलने लायक कोशिश की जा रही है कि 15 तक हो जाए। उसके बाद सारे एजेंसीज उसमें लगी हैं, पूरी स्थिति में जल्दी जल्दी बहाल किया जाए। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और आपदा से गढ़वाल मंडल विकास निगम GMVN को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। निगम के कई गेस्ट हाउस आपदा की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। GMVN के प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि उत्तरकाशी स्थित शाना चट्टी और हर्षिल गेस्ट हाउस को गंभीर क्षति पहुंची है, जिसके चलते उन्हें अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। पौड़ी और टिहरी जिलों में भी कुछ गेस्ट हाउसों को नुकसान हुआ है। अब तक निगम को 2 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है। वहीं बुकिंग रद्द होने से अतिरिक्त वित्तीय हानि भी हो रही है। मंडल विकास निगम में चूंकि उत्तरकाशी में जो आपदा आई उसके कारण हमारे वहाँ के सैना चट्टी और हर्षिल के गेस्ट हाउस बंद भी हो गए हैं और उनके भवन को भी नुकसान पहुँचा है। और इसके अलावा हमारा जो पौड़ी और टिहरी में जो हमारे गेस्ट हाउसेज हैं उसमें भी थोड़ा माइनर नुकसान हुआ है।
तो अगर हम फाइनेंशियली देखें तो लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए का हमारा नुकसान हमें अभी तक रिपोर्ट प्राप्त हुआ। और चूंकि रोड क्लोजर है और आपदा के कारण हमारे गेस्ट हाउस बंद हो गए हैं, तो इस सभी कारण हमारा फाइनेंशियल नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि गेस्ट हाउस बंद हो रहे तो बुकिंग्स भी कैंसिल हो रही हैं, बुकिंग नहीं हो पा रही है। तो उसका हम लोगों ने एक रफ एस्टिमेट किया है, जो कि करीब 50 लाख रुपए का वो नुकसान। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां संभागीय परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में चालान और प्रवर्तन कार्यों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी सामने आई है। संभागीय परिवहन अधिकारी डॉक्टर अनीता चमोला ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अगस्त तक 62,509 चालान किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 33% अधिक हैं। वहीं 3,377 वाहन बंद किए गए, जिसमें 24% की वृद्धि हुई है। विभाग को प्रशमन शुल्क से 9.52 करोड़ रुपए की आय हुई है, जो 22% ज़्यादा है। बैठक में प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि नशे में वाहन चलाने वालों, नाबालिग चालकों और बकाया वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाए। पड़ोसी देश नेपाल इस समय सबसे बड़े राजनीतिक व सामाजिक संकट से गुजर रहा है। खुफिया एजेंसियों ने सावधान किया है कि असामाजिक तत्व सीमावर्ती इलाकों में अशांति फैला सकते हैं। वहीं भाजपा के धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने भी इस पर चिंता जताते हुए बताया कि ये एक गंभीर विषय है। नेपाल पूर्णतः हिंदू राष्ट्र है, साथ ही जिस प्रकार की स्थिति नेपाल में बनी हुई है, वे पूरे सनातन पर चोट करने वाली है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जो कि सीमांत क्षेत्र है, तो इसकी सुरक्षा के लिए सजग रहने की आवश्यकता भी है, जिसके लिए सरकार द्वारा सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट भी किया जा रहा है। और मात्र सीमा से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। नेपाल एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसको हम कह सकते हैं पूर्णतः हिंदू राष्ट्र है। और वहाँ जिस तरह की का ये जो अभी दृश्य बना है, उसके कारण जो अस्थिरता नेपाल के अंदर आ रही है, वो पूरे सनातन पर चोट करने वाली है भविष्य में आकर। तो उसको देखने की आवश्यकता है। और क्योंकि हम सीमांत क्षेत्र हैं, तो निश्चित तौर पर हमको सजग भी रहना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट भी करना पड़ेगा, और हम लोग कर भी रहे हैं। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज और एसआईआर लागू करने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, जिसे गंभीरता से लेना जरूरी है। विधायक चमोली ने बताया कि इस विषय पर विधानसभा में विस्तृत चर्चा हो चुकी है और प्रवर समिति को भी मामला सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोग अपनी संस्कृति और संस्कार साथ लाते हैं, जिससे स्थानीय सभ्यता प्रभावित होती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि डेमोग्राफी चेंज पर सतर्क रहना होगा और इसके लिए एसआईआर लागू किया जाना चाहिए। क्या अकेला मुझे ही लगता है, आप लोगों को नहीं लगता क्या? अभी हरीश रावत जी का बयान मेरे बाद में आया और उन्होंने स्वयं भी स्वीकारा है कि पूरे प्रदेश के अंदर डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के चश्मे से देखा और बाद में कहा कि 14 के बाद ज़्यादा चेंज हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि मेरा कोई कांग्रेस पर आरोप नहीं था, मैं एक जनरल बात कह रहा था कि पूरे प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और इस डेमोग्राफी चेंज को लेकर विधानसभा में बड़ी चर्चा हुई थी जब ओबीसी रिजर्वेशन की बात आई थी, और प्रवर समिति को मामला सौंपा गया था। हम लोगों ने काफ़ी डिबेट भी उस पर किया है। इस डेमोग्राफी चेंज को हमको बचाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी क्षेत्र है अपनी विशिष्ट संस्कृति को लिए हुए होता है। मेरा ये मानना है कि जब बाहर के लोग आते हैं तो अपनी संस्कृति अपने संस्कारों के साथ आते हैं, और हमारी जो स्थानीय संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा संस्कार है, वो उससे प्रभावित होता है। इसलिए उस पर भी हमको सतर्क रहना पड़ेगा। तो मैंने इसीलिए कहा है कि जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और मैंने एसआईआर की मांग की है। यहाँ पर भी एसआईआर लागू होना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से हम छटनी कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन लोग बाहर से यहाँ पर आए हैं और कब से आए हैं। या कुछ लोग यहाँ ऐसा तो नहीं है कि यहाँ सिर्फ माहौल खराब करने के लिए आ रहे हों, इंटेंशनली आ रहे हों। क्योंकि पहाड़ों में जिस तरह घटनाएं घटी है, पहले आपने नहीं सुना होगा। पिछले 5-4 साल के अंदर जिस तरह घटनाएं हुई हैं, और पहाड़ों में भी तमाम बार आंदोलन हुए हैं, तो वो हमारे लिए चिंता का सबब है। हरिद्वार में ललतारो पुल मार्ग पर नगर निगम प्रशासन द्वारा विकसित किए गए पहले वेंडिंग जोन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सिंचाई विभाग द्वारा लाभार्थियों को नोटिस जारी करने के विरोध में लघु व्यापार एसोसिएशन ने प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में सिंचाई विभाग का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने नोटिस निरस्त करने की मांग दोहराई और चेतावनी दी कि कार्रवाई वापस नहीं ली गई तो आंदोलन तेज होगा। इस दौरान
अधिशासी अभियंता ओम गुप्ता ने आश्वासन दिया कि शासन के नियमों के अनुसार दस्तावेजों की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सरकार के निर्देशन में लगातार स्ट्रीट वेंडर को समाहित किया जा रहा है और वेंडिंग जोन के रूप में उसको व्यवस्थित स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, सिंचाई विभाग की लैंड है, तो अभी सिंचाई विभाग द्वारा जो है हमारे जो वेंडिंग जोन है, प्रथम वेंडिंग जोन है ललतारो पुल का, वहाँ पर नोटिस दिए गए, जबकि वो न्याय संगत नहीं है। अगर इनको कोई बात कहनी थी तो मैं समझता हूँ नगर निगम को इनको चिट्ठी लिखनी चाहिए थी, नगर निगम से जानकारी लेनी चाहिए थी किस योजना के तहत ये स्ट्रीट वेंडर को यहाँ पर समाहित किया गया है, किस योजना के तहत ये वेंडिंग जोन बना है। तो ये कैरी अगर बनती थी इनकी नगर निगम के साथ बनती थी, निश्चित रूप से आज आपने देखा होगा एक्शन महोदय से भी बातचीत करी और जो संबंधित अधिकारी है उनसे भी हमने वार्ता की है और उनका कहना है कि ठीक है स्वामित्व हमारा है, लेकिन आने वाले दिनों में कोई ना कोई नियम अनुसार रास्ता निकाला जाएगा। तो हम भी उसका स्वागत करेंगे, जो नियम कहता है वो आप कीजिए, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन जो शासन की फेरी नीति नियमावली है 25 मई 2016 को जो कानून राज्य सरकार द्वारा बनाया गया, उस कानून को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसका क्रियान्वयन करने की उतनी जिम्मेवारी नगर निगम की है, उतनी जिम्मेदारी नगर प्रशासन की है, उतनी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की है, उतनी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की है, उतनी ही जिम्मेदारी अन्य विभागों की है जितनी नगर निगम की है। मैं कहने के लिए यहाँ पर आया था और आपने देखा होगा खुशनुमा माहौल में मैंने अपना प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी बात को रखा है। आने वाले दिनों में अगर वार्ता से इस समस्या का समाधान होगा तो उसका स्वागत करेंगे और वार्ता विफल होगी तो आंदोलन करेंगे। अभी संजय चोपड़ा जी आए थे मेरे पास में, वेंडिंग जोन से रिलेटेड ही है, तो मेरे द्वारा उनको यही आश्वस्त किया गया जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसके तहत ही जो है कार्रवाई शुरू। हमारे स्वामित्व के अंतर्गत थे वो, और जो भी जो है संजय चोपड़ा जी ने कहा कि मैं प्रपत्र अपने दिखा दूंगा इससे रिलेटेड, और उनका जो है अवलोकन कर लिया जाएगा। अवलोकन करने के बाद जो नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो जो है सुनिश्चित की जाएगी। हरिद्वार पुलिस ने अपराधियों के मंसूबों पर तगड़ा प्रहार करते हुए मात्र 36 घंटों में अपहरण और हत्या की गुत्थी सुलझा दी। मामला रुड़की के पिरान कलेर थाना क्षेत्र का है, जहां होटल संचालक नसीर के बेटे का अपहरण कर 25 लाख की फिरौती मांगी गई थी। आरोपी युवक को बुलाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर शव नहर में फेंक दिया गया। पुलिस ने साइबर सेल और मुखबिर तंत्र की मदद से मुख्य साजिशकर्ता सहित 2 आरोपियों अमजद और फरमान को गिरफ्तार किया। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने टीवी शो देखकर वारदात की साजिश रची थी। में वादी नसीर द्वारा जो वहाँ होटल से काम करता है उसके द्वारा पुलिस को बताया गया था कि उनका पुत्र अनवर जो घर से गायब चल रहा है, और उसी के फ़ोन से उसी के जो वादी के पुत्र है उसी के फ़ोन से उनको फ़ोन आ रहा है जिसमें अपहरणकर्ता 25 लाख रुपए की रैंसम की डिमांड कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थानाध्यक्ष द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और उच्च अधिकारियों को इसमें अवगत कराया गया। मेरे स्वयं द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को देखा गया। घटना क्योंकि अपहरण और रैंसम की थी, इसलिए विभिन्न टीमों का इसमें गठन किया गया, पर जो अपहरणकर्ता थे वो काफ़ी इसमें सातिर अंदाज में उसके फ़ोन को लगातार स्विच ऑफ कर रहे थे और जगह लगातार बदल रहे थे। पुलिस के द्वारा सीसीटीवी कवरेज का फ़ायदा उठाते हुए सीसीटीवी कवरेज के ही बैक ट्रैक के माध्यम से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें दोनों ही जो इसी के यहाँ फरमान और फरोज इसी के यहाँ रहने वाले। देहरादून जिले में आपदा प्रबंधन तंत्र को और सशक्त बनाने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अब मिला है एक नया बोलेरो महिंद्रा कैंपर 4x4 वाहन। ये वाहन दुर्गम क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को तेज और प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने वाहन का उद्घाटन किया। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर खरीदे गए इस वाहन की चाबी अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मिश्रा ने प्राप्त की। अधिकारी कहते हैं कि नई सुविधा से आपदा प्रबंधन और मजबूती से संचालित होगा। देहरादून के कालसी थाने का क्षेत्र अधिकारी विकास नगर ने अर्धवार्षिक निरीक्षण कर थाने के कार्य प्रणाली की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान गार्ड की सलामी ली गई और थाना परिसर, मालखाना, असला और अभिलेखों की जांच की गई। क्षेत्राधिकारी ने माल निस्तारण, ऑनलाइन शिकायतों के त्वरित निपटारे और अपराध नियंत्रण के निर्देश दिए। उन्होंने यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने और अवैध मादक पदार्थ पर शराब तस्करी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। कर्मचारियों की समस्याएं सुनी गई और उनके समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। इस निरीक्षण से थाना कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।
टोईविला में श्री श्याम मस्त मंडल द्वारा 13वां बाबा खाटू श्याम वंदना महोत्सव बड़े धूमधाम से आयोजित किया गया। इस अवसर पर बाबा का भव्य दरबार सजाया गया, जिसमें अलौकिक श्रृंगार और 56 भोग की विशेष व्यवस्था की गई। भक्तों की भारी भीड़ दरबार की झलक पाने के लिए उमड़ पड़ी। दिल्ली और राजस्थान से आए प्रसिद्ध भजन गायकों ने श्याम भजनों की सुंदर प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को देर रात तक झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं पूरे क्षेत्र को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। कार्यक्रम में देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल और टपकेश्वर महंत ने भी शिरकत कर आशीर्वाद लिया। अलग ही लीला है और ये वैश्य समाज की आराध्य है और जिन जिन लोगों ने इनकी आराधना की और खाटू श्याम को जाना है, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वैश्य समाज का ही कोई हो, क्योंकि अन्य समाज के भी लोग यहाँ पे इजाजत, नमस्कार।